आइए देखिएगा, हमने आपको पिछली क्लास में बता रखा था कि आपने देख रखा था मौर्योत्तर काल के बाद हमने आपको उसी में शुंग वंश बताया था। नेक्स्ट हमने आपको बता रखा था लास्ट में शुंग वंश के बाद हमने आपको कर्ण वंश बताया। कर्ण वंश के बाद आपने देखा आपका कुषाण वंश था। हमने आपको कुषाण वंश का जो प्रमुख शासक था, एक तो कुजुलकट फिशेस को बताया होगा, भीमकट फिशेस को बताया होगा, और नेक्स्ट जो बताया था कनिष्क को बताया था, जो सबसे प्रमुख शासक था बिहार के समय में। अब नेक्स्ट बात हम आप करते हैं, यानी कह सकते हैं कि यही कुषाण वंश समाप्त हो रहा था, यानी कह सकते हैं एक तरीके से जो एक एकीकृत सत्ता स्थापित थी मौर्य काल में, उस मौर्य काल के बाद एकीकृत सत्ता कहा जाता है नहीं रह पाई, तो फिर से एक एकीकृत सत्ता स्थापित करने का प्रयास कहा जाता है गुप्त काल वालों ने किया, या कहा जाता है गुप्तों ने किया। यही कहा जाता है कि माना ऐसा जाता है कि जो गुप्त होते हैं ये कुषाणों के सामंत होते हैं। गुप्त कुषाणों के सामंत थे, तो हमें आपको देखने को मिला कि वास्तव में एक नए राजवंश की शुरुआत होती है। जिस नए राजवंश की शुरुआत होती है हम आप उसे क्या कहते हैं, हम आप उसे गुप्त काल कहते हैं। तो आज की क्लास में हम आप गुप्त काल पढ़ेंगे कि वास्तव में जो गुप्त काल होता है वो किस तरीके से उसका उदय होता है। हमें आपको सुनने को मिलता है कि जो गुप्त काल होता है इसका उदय जो होता है आपका कौशाम्बी के निकट होता है। आपसे पूछा भी जाता है कि वास्तव में गुप्त काल का उदय कहाँ माना जाता है। इसका उदय जो होता है माना ऐसा जाता है कि इसका उदय कौशाम्बी के निकट हुआ था। तब आपसे पूछा जाता है कि गुप्त काल का प्रारंभिक या आधुनिक क्षेत्र क्या था, या प्रारंभिक क्षेत्र क्या था और आधुनिक युग में हम आप इसे क्या कहते हैं। जो उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में कहा जाता है किसका विकास होता है, यानी गुप्त काल वालों का कहा जाता है गुप्तों का विकास हमें आपको उदय देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र मिलता है। तब आपसे पूछा जाएगा कि वास्तव में इसका उदय कहाँ मिलता है। सबसे पहले हमें कौशाम्बी के निकट मिलता है। पूछा आता है कि वास्तव में पूरा संपूर्ण क्षेत्र किससे लग रहा था। हमें आपको देखने को मिलता है आपका यूपी और बिहार का कहा जाता है इन्हीं क्षेत्रों में इसका उदय हुआ। देखने को मिलता है कि इसका शासक आता है, इसका शासक कहा जाता है कि श्रीगुप्त। जब हम आप श्रीगुप्त की बात करते हैं तो आपसे पूछा आता है कि वास्तव में जो ये श्रीगुप्त होता है, इस श्रीगुप्त के बारे में हमें आपको जानकारी कहाँ से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख होता है, ध्यान समझिएगा। ये जो श्रीगुप्त होता है, श्रीगुप्त के बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्त अभिलेख से मिलती है। कहा जाता है कि वास्तव में प्रयाग प्रशस्त अभिलेख से यह पता चलता है कि नियर अबाउट 275 एडी के आसपास माना जाता है कि जो आपका सारनाथ का क्षेत्र होता है, सारनाथ के क्षेत्र के साथ साथ जो अयोध्या का क्षेत्र होता है, सारनाथ और अयोध्या के क्षेत्र में माना ऐसा जाता है कि उसने शासन किया। तब पूछा जाता है कि वास्तव में श्रीगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्त अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि वास्तव में गुप्तों का शासन करने का शासन किसने किया। वास्तव में गुप्त राजवंश की शुरुआत हुई तो उसका प्रथम शासक कौन होता है, श्रीगुप्त। लेकिन कहा जाता है जब हम इनकी उपाधियों की बात करते हैं तो इसको उपाधि जो मिली है, इसको उपाधि मिली होती है आदिराज और महाराज की। तब इस बात को आंकड़ा लगाया जाता है कि वास्तव में आदिराज और महाराज की उपाधि दी जाने का मतलब यह है कि वास्तव में यह किसी ना किसी का सामंत रहा होगा। इसीलिए माना ही गया कि वास्तव में जो श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त वास्तविक शासक नहीं होता है, स्वतंत्र शासक नहीं होता है, क्योंकि इसको उपाधियां क्या मिली है, आदिराज और महाराज। आदिराज महाराज किसी अन्य के द्वारा दी गई एक उपाधि थी। तब आपसे कहा गया कि वास्तव में श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक नहीं था, जबकि प्रयाग प्रशस्त अभिलेख में यह मिलता है कि श्रीगुप्त अयोध्या और सारनाथ के क्षेत्र में कहा जाता है शासन की प्रक्रिया उसकी 275 एडी से शुरू हुई और नियर माना जाता है कि वास्तव में 280 तक उसने लगातार शासन किया। प्रक्रिया हालांकि 240 से ही शुरू हो जाती है। तब नेक्स्ट हम शासक की बात करते हैं तो जो नेक्स्ट सेकंड शासक आता है घटोत्कच गुप्त आता है। ये जो घटोत्कच गुप्त होता है ये कोई और नहीं होता है, ये श्रीगुप्त का पुत्र होता है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में ये घटोत्कच गुप्त कौन होता है। माना जाता है कि जो प्रभावती गुप्त का पूना अभिलेख है और जो रुद्रपुर अभिलेख है, प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख और रुद्रपुर अभिलेख से ये देखने को मिलता है कि वास्तव में गुप्तों का अगला शासक जो होता है, गुप्तों का अगला शासक घटोत्कच गुप्त आता है। और कहा जाता है कि वास्तव में गुप्त वंश का राजा किसे बताया गया, गुप्त वंश का राजा बताया गया घटोत्कच गुप्त को। लेकिन कहा जाता है इसको भी उपाधियां कौन सी देखने को मिलती है, इसमें देखने को मिलती है कि इसको उपाधि कौन सी मिली, महाराज की उपाधि मिली है। महाराज की उपाधि मैंने अभी बताया कि वास्तव में इसका मतलब किसी अन्य के द्वारा दी गई उपाधि होगी या किसी और के अंडर में रहा होगा। तब ऐसा माना गया कि वास्तव में इसके जो आरंभिक शासक थे आपके श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त, यानी कह सकते ये कुषाणों के सामंत थे। और ऐसी स्थिति में माना गया कि वास्तव में जो गुप्तों के प्रथम दो शासक मिलते हैं श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त, कहा जाता है कि यह वास्तव में गुप्त काल के दोनों स्वतंत्र शासक नहीं होते हैं। ध्यान से समझिएगा। जबकि प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया था, श्रीगुप्त ही क्या है, संस्थापक था। और प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख और रुद्रपुर अभिलेख में भी किसको बताया गया था, राजा
घटोत्कच गुप्त को। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए हमें आपको जो वास्तविक संस्थापक मिलता है, हमें आपको अगला जो वास्तविक संस्थापक मिलता है चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है। जब हम आप चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं तो आपसे पूछा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक मिलता है। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, हमें आपको देखने को मिला कि देखिए यहाँ पराक्रमांक श्री विक्रम की उपाधि है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम को पराक्रमांक और श्री विक्रम की उपाधि दी गई, न किसी महाराज की उपाधि दी गई, न किसी आदिराज की उपाधि दी गई। तब यहाँ से हमें आपको देखने को मिलता है कि वास्तव में किसी अन्य का सामंत ये नहीं थे, बल्कि वास्तविक सत्ता किसने स्थापित किया, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी गुप्तों की वास्तविक सत्ता किसके हाथ में आई, चंद्रगुप्त प्रथम के। यानी पूछा जाता है गुप्तों का वास्तविक संस्थापक कौन होता है, गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक मिलता है हमें आपको कहा जाता है कि वास्तव में चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम पीरियड क्या होता है। चंद्रगुप्त प्रथम का जो टाइम पीरियड है 319 से लेकर 335 एडी तक चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम पीरियड मिलता है। पूछा जाता है जो चंद्रगुप्त प्रथम होता है उसको उपाधियां कौन सी दी जाती हैं, उसको पराक्रमांक और श्री विक्रम की उपाधि दी जाती है। आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, पराक्रमांक और श्री विक्रम की उपाधि किसे दी जाएगी, आपके चंद्रगुप्त प्रथम को। आपसे पूछा जाता है जो चंद्रगुप्त प्रथम होता है वो अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाता है। यहीं से आपको समझ में आ जाता है कि वास्तव में जो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक होता है उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बना रखी। इसका मतलब बिहार का गुप्त काल वालों से भी संबंध है। तब आप बताएंगे कि वास्तव में जो आप बिहार स्पेशल पढ़ते हैं गुप्तों का संबंध है या नहीं, तो आप देख पाएंगे कि वास्तव में गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे होता है, कुमार देवी से विवाह होता है। और कुमार देवी से विवाह करके कहा जाता है इन्होंने कौन सा राज्य प्राप्त कर लिया, कहा जाता है वैशाली राज्य को प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट हमें आपको पूछा जाता है कि वास्तव में इन्होंने कौन कौन से राज्य क्षेत्र को विजित कर लिया। जो वैशाली और कौशल राज्य का क्षेत्र होता है, वैशाली और कौशल राज्य के क्षेत्र को कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम जो होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम उसको विजित कर लेते हैं। और विजित करने के बाद कहा जाता है कि वास्तव में अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में उसको सम्मिलित कर लेते हैं। हमें आपको चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में इतना ही पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि वास्तव में गुप्तों का प्रथम संस्थापक कौन होता है, यानी गुप्तों का वास्तविक संस्थापक कौन होता है। तब आप बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। पूछा जाता है उसको उपाधियां कौन सी दी जाती है, तो आप बताएंगे पराक्रमांक और श्री विक्रम की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला शासक जो आता है। आप जानते हैं अब धीरे धीरे क्या होगा, अब धीरे धीरे हमें आपको देखने को मिलेगा बहुत तेजी से वृद्धि होने लगेगी। बहुत तेजी से कहा जाता है कि इसका उदय होगा, यानी विकास की प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू हो जाएगी। एक शासक आता है समुद्रगुप्त, जिसे आप समुद्रगुप्त की बात करते हैं। समुद्रगुप्त जो होते हैं, आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हम आप वास्तव में समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहते हैं। तब आपसे पूछा जाता है समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है। आपसे समुद्रगुप्त का उपनाम पूछा जाता है, तब आप कहते हैं समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है, भारत का नेपोलियन। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में समुद्रगुप्त को कविराज किसने कहा, तो वी.ए. स्मिथ जो होता है समुद्रगुप्त को कविराज कहा। आपसे पूछा जाता है समुद्रगुप्त को कविराज की संज्ञा किसने दी थी, तो आप बताते हैं कि जो वी.ए. स्मिथ होता है, सॉरी एक सेकेंड, एक चीज़ गलती हो गई, वी.ए. स्मिथ नहीं, भारत का नेपोलियन जो होता है, भारत का नेपोलियन इन्हें वी.ए. स्मिथ कहता है। आपसे पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन इन्हें किसने कहा, वी.ए. स्मिथ ने कहा। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में इनके दरबार में कौन सा मंत्री रहता था और या कौन सा दरबारी कवि रहता था। जो हरसेड़ थे, हरसेड़ कहा जाता है कि वास्तव में इनके मंत्री के साथ साथ इनके दरबारी कवि भी थे। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में जो ये यानी हरसेड़ होते हैं, हरसेड़ के अलावा आपका जो समुद्रगुप्त होता है, देखिए चूंकि कविराज ये कवि थे, यानी हरसेड़ जी जो थे वो मंत्री भी थे, दरबारी कवि भी थे। क्योंकि कवि को इन्होंने इसलिए रखा था चूंकि समुद्रगुप्त कहा जाता है कि वास्तव में इनका संगीत और कविता इत्यादि चीज़ों में कहा जाता है इनकी खुद की रुचि थी। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में कविराज की संज्ञा किसे दी गई है। महान संगीतज्ञ और वीणावादन होने के कारण कहा जाता है जो समुद्रगुप्त होते हैं, समुद्रगुप्त को कहा जाता है कविराज की संज्ञा दी जाती है। आपसे पूछा जाता है कविराज की संज्ञा किसे दी गई है, समुद्रगुप्त को कविराज की भी संज्ञा दी गई है, इसलिए समुद्रगुप्त को कविराज की संज्ञा दी गई है। कहा जाता है ये महान संगीतज्ञ थे, उसके साथ साथ कहा जाता है वीणावादन में इनकी रुचि थी, इसीलिए कहा जाता है, हमें आपको देखने को मिलता है इनको कविराज कहा गया था। आपसे पूछा जाता है कि इनके दरबार में कौन सा मंत्री रहा करता था या कौन सा दरबारी कवि रह रहा था। इनके दरबार में हरिशेर नाम के दरबारी कवि या जो दरबारी कवि थे यही इनके मंत्री भी थे, कहा जाता है वो रहा करते थे। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में ये जो समुद्रगुप्त होते हैं किन किन क्षेत्रों में विजय प्राप्त किया था। जो आपका उत्तर भारत यानी जिसे आप पूरा का पूरा आर्यावर्त का क्षेत्र कहते हैं, आर्यावर्त यानी चूंकि आपको वैदिक काल में पता था जो आपके आर्य जहाँ तक आए थे वो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाया, आपका आर्यावर्त कहलाया, उसी नाम से आपका आर्यावर्त प्रसिद्ध रहा। और दक्षिण भारत को दक्षिणावर्त कहा गया। तो जो आपका उत्तर भारत आर्यावर्त हुआ और दक्षिण भारत दक्षिणावर्त हुआ, ऐसी स्थिति में उत्तर भारत का कहा जाता है 9 शासक और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित करके कहा जाता है समुद्रगुप्त ने, हमें आपको देखने को मिलती है। अब यहीं से भारत में एक छत्र सत्ता की स्थापना होगी फिर से दोबारा, यानी मौर्य काल के बाद हमें आपको गुप्त काल में मिलेगा। कहा जाता है कि वास्तव में उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में ही कहा जाता है शासन की प्रणाली आरंभ होती है।
आपसे पूछा जाता है जो ये समुद्रगुप्त होते हैं, समुद्रगुप्त को पूछा जाता है कौन कौन सी उपाधियां दी गई। समुद्रगुप्त को जो उपाधि दी गई वो पराक्रमांक की उपाधि दी गई और उसके साथ साथ महाराजा धीराज की उपाधि दी गई। पूछा जाता है समुद्रगुप्त को कौन कौन सी उपाधि दी गई, पराक्रमांक की उपाधि दी गई और महाराजा धीराज की उपाधि दी गई। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जाता है कि वास्तव में जो समुद्रगुप्त होते हैं, समुद्रगुप्त का राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक मिलता है। जो समुद्रगुप्त होते हैं आपको देखने को मिलता है भारत की स्थितियां आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती हैं। जो आपको ये भारत की स्थितियां कुछ इस तरीके से देखने को मिलती हैं। देखिए ये आपको पूरा का पूरा आपका हिमालय का क्षेत्र मिल जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में उत्तर में कहाँ तक इनका विस्तार होता है। उत्तर में आपको देखने को मिलता है ये हिमालय तक इनका विस्तार होता है। दक्षिण में बात करते हैं, पूछा जाता है इनका विस्तार कहाँ होता है। आप जानते हैं ये विंध्य पर्वत है, दक्षिण में इनका विस्तार यहाँ तक होता है। यही आपको कह सकते हैं, यही आपका मालवा का क्षेत्र मिल जाता है। तो कहा जाता है कि वास्तव में पश्चिम में इनका विस्तार मालवा तक होता है, जबकि पूरब में आप जानते हैं ये वास्तव में यही आपकी बंगाल की खाड़ी है, पूरब में इनका विस्तार कहा जाता है बंगाल तक होता है। तब आपसे पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। मैंने कहा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में आप बात करते हैं तो दक्षिण में आपको मिल जाता है विंध्य, आप पूरब की बात करते हैं बंगाल की खाड़ी, जबकि पश्चिम की बात करते हैं तो आपको मालवा का क्षेत्र मिल जाता है। नेक्स्ट शासक की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त के बाद जो नेक्स्ट शासक आता है कहा जाता है नेक्स्ट शासक आपका चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक शासक आते हैं, इनका नाम होता है रामगुप्त। नाम होता है रामगुप्त। उन्होंने कुछ विशेष कार्य नहीं किया है, लेकिन कहीं कहीं वर्णन मिल जाता है कि वास्तव में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच कौन सा शासक आया। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच कहा जाता है एक शासक आता है जिसका नाम होता है रामगुप्त। अब अगला शासक आता है, कहा जाता है पांचवा शासक जो होता है वो आपका चंद्रगुप्त होते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपसे पूछा जाता है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उनका टाइम पीरियड कब से कब तक मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम पीरियड 380 से लेकर 415 एडी तक मिलता है। आपसे पूछा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय को कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो होते हैं इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, विक्रमांक की उपाधि दी गई, परम भागवत की उपाधि दी गई। विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, विक्रमांक की उपाधि दी गई, परम भागवत की उपाधि दी गई। ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में चीनी यात्री फायान किसके काल में आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फायान कहा जाता है, उनका आगमन होता है। आपसे पूछा जाता है कब, लगभग नियर अबाउट 399 एडी के आसपास। ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड कभी कभी पूछा जाता है 399 एडी के आसपास। आपसे पूछा जाता है कि जो फायान है, चीनी यात्री फायान का जो यात्रा वृत्तांत है, उस यात्रा वृत्तांत को क्या कहते हैं। यानी उस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने जो सारी चीज़ों का वर्णन यानी गुप्तों का वर्णन किया है उसको क्या कहा गया। वास्तव में उस रचना को, यात्रा वृत्तांत को फो यू की कहते हैं। फो यो की यानी फो यो की। आपसे पूछा जाता है जो चीनी यात्री फायान है, चीनी यात्री फायान का यात्रा वृत्तांत क्या है, आप बताएंगे। चीनी यात्री फायान का जो यात्रा वृत्तांत है वह आपका फोयुग की है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उनके अन्य नाम कौन कौन से मिलते हैं। आप देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को ही देवगुप्त कहा जाता है, देव कहा जाता है, देवराज कहा जाता है, देवश्री कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है किसका नाम देवगुप्त मिलता है, देवश्री मिलता है, देव मिलता है और आपका देवराज मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम ही देवगुप्त, देवश्री, देवराज और आप कह सकते हैं आपका देव मिलता है। ये चार नाम कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के मिलते हैं। आपसे पूछा जाता है जो चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं उसकी राजधानी कहाँ होती है। हम आप चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी की बात करते हैं तो हमें आपको उसकी प्रारंभिक राजधानी जो होती है, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रारंभिक राजधानी यानी कह सकते हैं उसने अपनी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र बना रखी थी। जबकि उसकी द्वितीय राजधानी की बात करते हैं तो उसकी जो द्वितीय राजधानी होती है, द्वितीय राजधानी आपको उज्जैनी मिलती है। आपसे पूछा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम राजधानी क्या होती है, पाटलिपुत्र। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी जो होती है वास्तव में आपकी होती है उज्जैनी। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जाता है कि वास्तव में किसे संकरी कहा गया। आपसे पूछा जाता है किसे संकरी कहा गया या आपसे पूछा जाता है सकरी कहा गया किसे। कहा जाता है कि वास्तव में देवी चंद्रगुप्तम यानी विशाख दत्त की रचना जो देवी चंद्रगुप्तम है उसमें यह वर्णन मिलता है कि वास्तव में जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय होता है इसने शकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए इसको साकरी कहा जाता है। पूछा जाता है साकरी किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को साकरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि माना ऐसा जाता है देवी चंद्रगुप्तम यानी विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम में ऐसा वर्णन मिलता है कि उसने शकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। शकों पर विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप कहा जाता है विशाख दत्त यानी देवी चंद्रगुप्तम में और आपके हर्षचरित में उन्हें क्या कहा गया, साकरी कहा गया। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में किसके काल में हमें आपको नवरत्न देखने को मिलते हैं। हमें आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नवरत्न देखने को मिलते हैं। पूछा जाता है कि वास्तव में ये नवरत्नों के नाम देखिए, हम आपको यहाँ नाम ही बताएंगे, आपका काम होगा क्योंकि आपसे
हालांकि चूंकि आप पूरा इतिहास यहाँ नहीं चूंकि पढ़ रहे हैं, आप केवल और केवल बिहार स्पेशल के लिए मात्र रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको ये काम करा रहे हैं, इसलिए हम आपको कुछ छोटे छोटी बातें बताते चले जाएंगे। और उम्मीद करते हैं आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इतिहास तो पढ़े ही होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो आगे आपको चीज़ें मिलेंगी तो आप जानते जाएंगे। तो आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि वास्तव में किसका संबंध किससे है, कौन किस एरिया से संबंधित है ना, ये आपको क्षेत्र पूछा जाता है। तो आइए देखिएगा, आपसे पूछा जाता है इनके नवरत्न कौन कौन होते हैं। इनके नवरत्नों की बात करते हैं तो हमें आपको इनका एक नवरत्न, इनके पास कुल नवरत्न होते हैं। कहा जाता है एक छपांक होते हैं, दूसरे धन्वंतरी होते हैं, तीसरे अमर सिंह होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया अमर सिंह की रचना, तो आप बताते हैं अमर कोश अमर सिंह की रचना है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी शंकु है। अगला 5वां आपका बेताल भट्ट है। 6वां आपका घटखरपड़ है, और 7वां आपके कालिदास हैं। 8वां आपके वराहमिहिर है। 9वें आपके वरुरुचि हैं। तब आपसे पूछा जाता है कालिदास किस काल से संबंधित है, तो आपको देखने को मिलता है कालिदास वास्तव में गुप्त काल से संबंधित है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में निम्न में से किस गुप्तों के नवरत्नों में आपके कालिदास जी सम्मिलित थे, तब आप बताते हैं गुप्तों के नवरत्नों की बात करते हैं तो हमें आपको देखने को मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तब आपसे पूछा जाता है मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में मालविका अग्निमित्रम के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, तो आपके चाहे मालविका अग्निमित्रम हो चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो, ये सारी की सारी रचनाएं आपको किसकी मिलती है, कालिदास जी की मिलती है। यानी तब आपसे पूछा जाता है कि आप नाम याद रखिएगा कि वास्तव में कौन कौन से थे। मैंने कहा छपांका है, धन्वंतरी है, अमर सिंह है, शंकु है, आपका यही बेताल भट्ट मिल जाता है, घटखरपड़ मिल जाता है, कालिदास जी मिल जाते हैं, वराहमिहिर और आपका वरुरुचि। देखिए वास्तव में कहा जाता है कि ये इनके जो नवरत्न होते हैं, इस नवरत्नों में वास्तव में हमें आपको देखने को क्या मिलता है, इसी समय कहा जाता है कि वास्तव में किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्णयुग कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता था या स्वर्णयुग कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि आपको ये जो नवरत्न देखने को मिल रहा है, कोई आपको विज्ञान के क्षेत्र से मिलता था, कोई कविता के क्षेत्र से के क्षेत्र में मिलता था, कोई चिकित्सा के क्षेत्र से मिलता था। अलग अलग क्षेत्रों में कहा जाता है, साहित्य से लेकर चिकित्सा से लेकर विज्ञान से लेकर कहा जाता है कि वास्तव में अन्य सभी चीज़ों में बहुत तीव्रता से विकास हुआ। बहुत तीव्रता से कोई ऐसा एरिया नहीं रहा जिन एरियो में विकास ना हुआ हो। वास्तव में कहा जाता है सभी एरियो में, सभी क्षेत्रों में विकास होने के कारण पूछा जाता है कि वास्तव में इसे क्या कहा गया, तो आप बताते हैं गुप्त काल को क्या कहा गया, आपका स्वर्णयुग कहा गया। आपसे पूछा जाता है कि गुप्त काल को स्वर्णयुग क्यों कहा गया, तो आप बताएंगे विज्ञान से लेकर कला से लेकर साहित्य से लेकर संगीत से लेकर हर चीज़ों में, संस्कृति से लेकर यानी कह सकते हैं चिकित्सा से लेकर सभी चीज़ों में बहुत तीव्रता से विकास होने के कारण कहा जाता है कि वास्तव में इस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में किसके काल में इसे स्वर्णयुग कहा गया। वैसे तो मोटा मोटा पूछा जाएगा तो आप बताएंगे गुप्तों के काल को स्वर्णयुग कहा जाता है, लेकिन अगर आपको कह सकते हैं खंडों में बांट कर पूछा निम्न में से किसके काल को कहा गया, तब आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को आपका स्वर्णयुग कहा गया। नेक्स्ट बात करते हैं तो उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो शासक आता है अगला कुमारगुप्त प्रथम आता है। अब आप जानते हैं कि वास्तव में कोई भी शक्ति एक बार चरम पर पहुंचती है, चरम पर पहुंचने के बाद वास्तव में धीरे धीरे उसकी निम्न स्थिति होने लगती है। हमें आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में देखने को मिलता है कि वास्तव में जो गुप्त काल होता है, गुप्त काल अपने चरम पर होता है। स्टार्टिंग उसकी कहाँ से हुई थी, चंद्रगुप्त प्रथम के काल से स्टार्टिंग होती है। समुद्रगुप्त के काल में वो थोड़ी सी मध्य की स्थिति में होता है, यानी स्थितियाँ थोड़ी और सुदृढ़ होती हैं, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में बिल्कुल वह चरम पर पहुंच जाता है। अब धीरे धीरे चरम पर पहुंचने के बाद चीज़ों का धीरे धीरे अवनमन होता है। अवनमन होगा तो कोई भी सत्ता चरम पर पहुंचने के बाद जाहिर सी बात है अवनमन होगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद चीज़ों का अवनमन होने लगता है। कुमारगुप्त आते हैं, कुमारगुप्त प्रथम कहा जाता है, उतनी चंद्रगुप्त प्रथम यानी द्वितीय और प्रथम की तरह कहा जाता है, इनकी सत्ता उस तरह से देखने को नहीं मिलती है। हालांकि इनका टाइम पीरियड जो हमें आपको मिलता है 415 से लेकर 454 AD तक का टाइम पीरियड मिलता है। आपसे पूछा जाता है कब इनकी मृत्यु हो जाती है, 455 के आसपास इनकी कहा जाता है मृत्यु हो जाती है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में किसे महेंद्रादित्य और शंकरादित्य की उपाधि दी, सक्रादित्य की उपाधि दी गई। हमें आपको देखने को मिलता है जो कुमारगुप्त होता है, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य और सक्रादित्य की उपाधि दी जाती है। हालांकि ये कभी नहीं पूछा जाता है, मात्र महेंद्रादित्य बहुत पूछा गया है। ध्यान रखिएगा कि महेंद्रादित्य की उपाधि किसे दी गई। आपसे पूछा जाता है, बहुत पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, निम्न में से नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किसने किया, या पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। आप जानते हैं कि वास्तव में जो नालंदा विश्वविद्यालय होता है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक आपको कुमारगुप्त मिलता है। पूछा जाता है कि इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। इसकी जानकारी हमें आपको मंदसौर अभिलेख से मिलती है। तब आपसे पूछा जाता है मंदसौर अभिलेख संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है, मौर्योत्तर काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है, गुप्तोत्तर काल से संबंधित है। तो आप बताएंगे मंदसौर अभिलेख जो है वो कहाँ से संबंधित है, आपके गुप्त काल से संबंधित है। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो आपको मिलता है आपका कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय,
जब नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते हैं कि वास्तव में एक काफ़ी बड़ा विश्वविद्यालय था, और उसमें कहा जाता है कुछ हमें आपको विशाल पुस्तकालय देखने को मिलते हैं। आपसे पूछा जाता है जो विशाल पुस्तकालय था उस विशाल पुस्तकालय के प्रमुख भागों के नाम बताइए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि आपको बिहार स्पेशल देना है इसलिए इन चीज़ों का, इन नामों को आपको डीप में जानना बहुत जरूरी है। नालंदा विश्वविद्यालय के विशाल कहा जाता है जो प्रमुख विशाल पुस्तकालय होते हैं उनके नामों की बात करते हैं तो उनके 3 भाग होते हैं। एक का नाम होता है रत्नरंजक, दूसरे का नाम होता है रत्न सागर, तीसरे का नाम होता है रत्नोदधि। मैंने कहा उसके जो पुस्तकालय है उसके प्रमुख भागों के नाम हैं, 3 भाग हैं, रत्नरंजक, रत्न सागर और रत्नोदधि। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहा जाता है। आप जानते हैं कि वास्तव में आपसे पूछा जाता है किस धर्म से संबंधित विद्या यानी कह सकते हैं शिक्षा दी जाती थी, नहीं दी जाती है, किससे संबंधित है, किससे संबंधित नहीं है। तब आपसे पूछा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ बौद्ध महायान, महायान किसे कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान की बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान आपके नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता था। महायान का संबंध उम्मीद करते हैं आपको पता होगा कि जो आपका बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था। एक आप कह सकते हैं हीनयान शाखा, दूसरी आपकी महायान शाखा। निष्ठ शासक जो आता है कह सकते हैं प्रभावी अंतिम शासक की बात करते हैं तो हमें आपको प्रभावी अंतिम शासक में कौन मिल जाता है। प्रभावी अंतिम शासक में स्कंदगुप्त मिल जाता है। ध्यान रखिए, मैंने ये नहीं कहा कि अंतिम शासक, मैंने कहा प्रभावी अंतिम शासक की बात करते हैं तो हमें आपको कौन मिलता है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड पूछा जाता है कब से कब है, 455 से लेकर 467 एडी तक टाइम पीरियड मिलता है स्कंदगुप्त का। मैंने कहा 455 से लेकर 467 एडी तक का टाइम पीरियड। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में इसे कौन सी उपाधियां दी गई थी तो आप बताएंगे इसको उपाधि दी गई थी विक्रमादित्य और क्रमादित्य। ध्यान रखिएगा, आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है महेंद्र आदित्य की उपाधि किसे दी गई तो आपको और कोई नहीं मिलेगा, केवल कुमार गुप्त मिलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा चूंकि ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न। आपने देखा स्कंदगुप्त में मैंने कहा 2 उपाधियां मिली, विक्रमादित्य और क्रमादित्य। आपसे पूछा जाता है विक्रमादित्य और क्रमादित्य की उपाधि किसे मिली थी तो आप बताएंगे वास्तव में आपके स्कंदगुप्त को। आपसे पूछा जाता है स्कंदगुप्त की राजधानी क्या थी। आप जानते हैं स्कंदगुप्त की राजधानी आपकी अयोध्या थी। आपसे पूछा जाता है सर्वप्रथम हुड़ों पर विजय किसने प्राप्त की थी। शकों और हुड़ों पर कहा जाता है सर्वप्रथम स्कंदगुप्त की चर्चा भी इसी नाम में मिलती है कि वास्तव में स्कंदगुप्त पूछा जाता है कि किस लिए जाना जाता है। शकों और हुड़ों पर कहा जाता है कि विजित होने के लिए, या कहा जाता है कि विजय प्राप्त करने के लिए, या शकों और हुड़ों को पराजित करने के कारण कहा जाता है, इसे जाना जाता है। तब आपसे पूछा जाता है शकों और हुड़ों को सर्वप्रथम किसने पराजित किया तो आप बताते हैं स्कंदगुप्त। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में किसे अत्यंत लोकप्रिय, अत्यंत लोक परोपकारी और पूछा जाता है प्रजाहितैषी कहा गया स्कंदगुप्त को, लोकप्रिय और लोक परोपकारी और यहाँ तक कि लोक हितैषी भी कहा गया। आपसे पूछा जाता है हुड़ों को मलेच्छ कहाँ कहा गया। हुड़ों को मलेच्छ कहाँ कहा गया तो आप बताते हैं जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों को क्या कहा गया, मलेच्छ कहा गया। आप कभी पढ़े होंगे, मौर्यकाल पढ़ते हैं तो उस मौर्यकाल में एक चीज़ देखते हैं, आपको अर्थशास्त्री मिलते हैं जिन अर्थशास्त्री का नाम है आपका कौटिल्य जी। उन कौटिल्य जी की कुछ उन्होंने पुत्रों के बारे में बताया था। तो आप जब उनके पुत्रों के प्रकार देखेंगे, जैसे मेगस्थनीज ने कई जातियाँ बताई, ठीक उसी प्रकार से कई पुत्रों के प्रकार बताए गए हैं। तो जो पुत्रों के प्रकार बताए गए थे उसमें उन्होंने मलेच्छ बताया था। तो आप वहाँ समझ पाएंगे कि मलेच्छ किसे कहा गया। तो वो कहा जाता है जितने इंटर कास्ट मैरिज से जो होने वाली संतानें थी उन्होंने उन्हें क्या कहा था, मलेच्छ कहा था। और वास्तव में तब वहाँ आपको मिलता है। तब आपसे पूछा गया कि मलेच्छ का मतलब क्या था, यहाँ भी मलेच्छ का वही मतलब है। तब आपसे पूछा जाता है किस अभिलेख में हुड़ों को मलेच्छ कहा गया। हुड़ों को मलेच्छ जो कहा गया वो जूनागढ़ अभिलेख में। मैंने कहा अंतिम प्रभावी शासक कौन था, स्कंदगुप्त। उसके बाद शासक कहा जाता है, इन्हीं के पुत्र वगैरह आते हैं, बहुत कमज़ोर से कमज़ोर स्थिति में चले जाते हैं। तो हमें आपको सबसे अंतिम शासक जो देखने को मिलता है कहा जाता है भानुगुप्त होता है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में हमें देखिए ये पूरा का पूरा गुप्त काल, जब हम वहाँ की सामाजिक दशा की अगर कभी बात करें तो हमें आपको देखने को मिलेगा कि गुप्तों के काल में वहाँ की सामाजिक स्थितियाँ और सामाजिक स्थितियों में अगर हम स्त्री दशा की बात करते हैं तो हमें आपको स्त्री दशा बहुत बुरी देखने को मिलती है। यहाँ हमें आपको एरड़ अभिलेख से कहा जाता है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि वास्तव में जो सती प्रथा का पहला प्रमाण हमें आपको कहाँ से देखने को मिलता है, एरड़ अभिलेख से पूछा जाता है किसके काल में, इसी के काल में यानी भानुगुप्त के काल में देखने को मिलता है। वैसे ऐसा नहीं था कि वास्तव में इस काल में और हमें आपको सती प्रथा के कह सकते हैं कि प्रक्रियाएं नहीं देखने को मिलती, बहुत सारी सती प्रथा की प्रक्रियाएं मिलती हैं। स्टार्टिंग में कहा जाता है कि यह वास्तव में एक
किसी विशेष के संदर्भ में ये सती प्रथा था। बाद में कहा जाता है कि वास्तव में लोगों पर आरोपित कर दिया, तो हमें आपको देखने को मिला कि वास्तव में स्त्रियों की स्थितियाँ और वहाँ के समाज की स्थिति धीरे धीरे और कहा जाता है बुरी से बुरी होती चली जाती है। और हमें आपको देखने को मिला यह पूरा का पूरा शासन प्रणाली कहा जाता है इसका अवनमन होते चला जाता है। हाँ, एक बात आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में ये जो गुप्त काल आता है, इस गुप्त काल पूछा जाता है ये किसका अनुयायी होता है। हमें आपको पूरा का पूरा ब्राह्मण धर्म यानी कह सकते हैं भागवत और शैव धर्म का उदय मिलेगा, यानी कह सकते हैं यहाँ बौद्ध धर्म और कह सकते हैं आपके जैन धर्म का विशेष कोई संबंध नहीं होता है। ये गुप्तों का काल आपको पूरा का पूरा कह सकते हैं कि आपको शैव और भागवत धर्म का उदय मिलता है। तो ये काम आपका होगा कि वास्तव में कौन से मंदिर कहाँ रहे, कौन से मंदिर कहाँ नहीं रहे। एक बात लेकिन आपसे पूछी जाती है, हम आपको वो बता दे रहे हैं। जब मैंने आपको चंद्रगुप्त प्रथम बताया, चूंकि आपसे कभी काल पूछ लिया जाता है इसलिए आप सुन लीजिए। देखिए, ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है यानी घटोत्कच गुप्त के बाद जो आप कह सकते हैं गुप्त वंश का आपका प्राथमिक यानी कह सकते हैं वास्तविक संस्थापक होता है, तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में किसने प्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, यानी कह सकते हैं गुप्त वंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जिसने चलाए। ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश में प्रथम सोने के सिक्के जिसने चलाए वो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। जो चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के चलाए, आपसे पूछा आता है राजा रानी प्रकार का सिक्का किसके काल में था, तो आप बताते हैं कि वास्तव में इनकी पत्नी जिससे आपने देखा कि वास्तव में कि विवाह किया कुमार देवी से, वास्तव में राजा रानी के उस पर चित्र मिलते हैं, यानी कह सकते हैं चंद्रगुप्त और कुमार देवी दोनों के चित्र मिलते हैं। चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र यानी इसीलिए उसको राजा रानी प्रकार के सिक्के कहते थे। और उसकी दूसरी तरफ पूछा जाता था किसकी आकृति थी, हमें आपको उसके दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति मिलती है। आपसे पूछा जाता है किसके सिक्के थे, जिसमें एक तरफ राजा रानी की आकृति दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति मिलती है, तो आप देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के होते हैं। और वह सिक्के कहा जाता है गुप्त वंश का प्रथम सोने का सिक्का संचालित किया गया था, जिसे कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम करता है। ये हमें आपको कह सकते हैं कि हमने आपको बताया कि वास्तव में आपका जो गुप्त काल था, गुप्त काल में जो आपको बिहार से संबंधित चीज़ें जरूरी थी वो हमने आपको बताया। इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ेंगे तो गुप्त काल इतने जल्दी खत्म नहीं होगा, इस बात से आप भी परिचित है। ये केवल और केवल हम आपको बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं, इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि मैम ने गुप्त काल पढ़ाया तो हम कोई भी एग्जाम देंगे उसमें काम हो जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि काम नहीं होगा, इससे बिल्कुल काम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 101% काम हो जाएगा। हाँ, बिहार के संदर्भ में आपका टोटल काम कर जाएगा, लेकिन अदर स्टेट के लिए या कह सकते हैं आपको यूपीएससी जैसा एग्जाम देना है तो हमें थोड़ा इसको और डीप में पढ़ना पड़ता है। यह मात्र केवल मैंने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बिहार स्पेशल के लिए बनाया है और अन्य एग्जामों के लिए नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। बाकी हम आपको इसके बारे में, चूँकि देखिए यहीं तक आपका ये गुप्त काल तक आपको मिलता है, इसके बाद हमें आपको बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में कहा जाता है अलग अलग राजवंशों की बात मिलती है। 2 से 3 राजवंश हैं जिसके बारे में हमें पार्टिकुलर पढ़ लेना होगा, तो आपका बिहार का टोटल इतिहास आपका समाप्त हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।